हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था राइट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें हमारा पार्ट 1 हमने हमारे वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया है और जो पार्ट 2 है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में पहला पॉइंट हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसका मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि गवर्नमेंट हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है और उसके बदले हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रोल करते हैं। यानी कि समझ लो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे राइट्स हमको दिए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से उनका यूज़ करें। पॉलिसीज़ का मतलब मिसयूज़ ना करे, या फिर उस अगर वाटर की पॉलिसी है, वाटर आ रहा है, बिजली आ रही है, तो उसका मतलब एक सावधानी से एक जागरूक नागरिक होने के कारण उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका यूज़ करना, वो किसका फ़र्ज़ बनता है? सिटीजन्स का फ़र्ज़ बनता है। तो उसी को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी कि सिटीज़न का फ़र्ज़ होता है कि गवर्नमेंट को उनका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए, और गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि जो सिटीज़न है उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे, और उनके साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो उनके पास जुडिशल प्रोटेक्शन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो हमारे कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जबकि जो सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं अगर वो कोई फैसिलिटी, कोई पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो लोकतांत्रिक भारत है उसमें सिटीजन्स का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोकतांत्रिक भारत यानी जो हमारा गवर्नमेंट और जो सिटीजन है दोनों कोऑपरेट कर इंडिया के प्रोग्रेस करते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक नेशन। तो उसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनके 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। दे शुड नॉट ओनली बी विजिलेंट दैट देयर राइट्स आर नॉट अनफेयरली रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि जो विजिलेंट यानी जागरूक, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उनके प्रति सिटीजन्स को जागरूक रहना पड़ता है और उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्हें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। बट शुड ऑल्सो फुलफिल सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के साथ उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। उनका ड्यूटीज़ क्या है, मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट ने एक डब्बा बनवाया है, मतलब हर गांव में हर जगह पर एक मतलब डब्बा बनवाया है। कौन सा डब्बा? जो गार्बेज जिसमें डालते हैं, और उसको हम जो डब्बा बनवाया है उसमें हम घर का कचरा ना डालकर हम कहीं और फेंक रहे हैं, तो ये उसके मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हन होता है। मतलब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब ये एक सही नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सरकार ने इतनी सेवा उपलब्ध की है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें ही डालें, ताकि जो कर्मचारी आते हैं उन्हें वो सारी चीज़ें उठाने में उनको तकलीफ़ ना हो। ऐसा मतलब उन दोनों को कोऑपरेट कर रहना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हिसाब से। अभी दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? The Constitution has made several provision through the fundamental rights and directive principle to the state policy for the people's welfare। यानी कि जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी है कि जो सरकार हमें इतना सारा वेलफेयर दे रही है, इतनी सारी पॉलिसीज़ हम पे दे रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हमारे प्रिंसिपल, जो उनके पॉलिसीज़ है, स्टेट पॉलिसीज़, वो सारी चीज़ें दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें। The benefits of various schemes of government cannot reach of all people if they do not fulfill their फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी कि सरकार की कुछ सेवाएं, कुछ मतलब गांव के कुछ मतलब कहीं कुछ कस्बा पड़ जाता है, कहीं कुछ छोटा गांव पड़ जाता है, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते, और भी कई जगहों पर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते। अगर कुछ उनका स्कीम दिया गया है, उनके कुछ पॉलिसीज़ दिए गए हैं, तो वो उनका हन करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी सोचता है कि पब्लिक हमारा नहीं सुन रही है, तो हमें इनके साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, हमें भी कुछ हमारा लॉस और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी भटक जाता है थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोजेक्ट अंडर इट्स स्वच्छ भारत स्कीम। यानी कि जो एक आया था, क्या आया था? स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। उसमें क्या हुआ था,
बट पीपल्स टू नीड टू चेंज देयर हैबिट्स एंड डेट मेक पब्लिक प्लेस डर्टी। और उस समय जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, उस समय इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ये स्वच्छ भारत अभियान लागू करवाना पड़ा, ताकि हमारे इंडिया एक स्वच्छ भारत बन सके। ना कि अगर कोई बाहर से देखने आ रहा है हमारे इंडिया को, तो उन्हें कुछ गिल्टी ना फील हो, उन्हें कुछ गंदा ना लगे, वो खुश होकर जाए इंडिया से वो खुश होकर जाए। इसलिए उन्होंने भारत स्वच्छ भारत अभियान को लागू करवाया था। पर उस समय सिटीजन ने उनको हेल्प नहीं किया, कुछ सिटीजन ने उनको हेल्प किया और कुछ सिटीजन ने उनको हेल्प नहीं किया। अब जो सिटीजन हेल्प किस तरह नहीं करते थे, वो अपने आसपास के एरिया में डर्टी रखा करते थे, गंदगी रखा करते थे। वो मतलब कचरे के डब्बे में ना फेंक कर इधर उधर फेंका करते थे। अभी रास्ते में हम कोई कुरकुरे का पैकेट लेके जा रहे, खा रहे, इधर उधर फेंक रहे हैं, और भी कुछ सामान लेके जा रहे, खा रहे, उधर उधर फेंक रहे, तो ये हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेट किस तरह करेंगे, हमको कहाँ तक समझाएंगे। तो हमारा भी कुछ ड्यूटीज़ बनता है, उसको ही कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन ऑर्डर दैट इंडियन सिटीजन बिकेम कॉन्शियस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके हिसाब से हमें भी लगना चाहिए कि हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, ऐसा हमें अंदर से लगना चाहिए। ना कि नारा लगाकर हम अभियान रखेंगे, ऐसा नहीं। हमें दिल से सोचना पड़ेगा कि हम इस अभियान में अपना महत्व देंगे, अपना योगदान अवश्य देंगे, तभी हम जाकर अपने भारत को एक स्वच्छ भारत अभियान बनाएंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकती है, तो गवर्नमेंट भी सिटीजन के ऊपर केस कर सकता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन आर एज फॉलोज। अब इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, अभी कुछ थोड़े पॉइंट्स में दिया गया है, वो भी हम पढ़कर जानेंगे। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है, उसको रिस्पेक्ट देना है। हमारे इंडिया को हमें और भी कुछ डेवलपिंग के रास्ते पर लेके जाना है, ये भी इंडियन सिटीजन का ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल एंड और फॉर फ्रीडम। जो नेशनल के लिए, फ्रीडम के लिए बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया था, उनके सपनों को साकार करना, जो उन्होंने कहा है, कुछ महत्व जो उनके शब्द थे, उनको हमें इंस्पायर होना चाहिए कि हमारे जो नेता थे, हमारे जो सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन्होंने इतना हमें इंस्पायर किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इंडिया को डेवलप करें। उन्होंने दूसरों से लड़कर हमारी आज़ादी ली, तो हम उसे क्या एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं बना सकते? उन्होंने हमसे ब्रिटेन से आज़ादी हमारे लिए लिए, तो हमारा इतना भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इंडिया को डेमोक्रेटिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स से भरा हुआ देश बना सकते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब जो इंडिया में सॉवरेनिटी नेशन है, किसी को अभी हमारे इंडिया पे किसी का राज नहीं, किसी फॉरेन पावर का राज नहीं, इसलिए उसे सॉवरेनिटी कहा जाता है। अब हम चाहेंगे कि कोई बाहर से आकर हमारे इंडिया पे राज करे? नहीं चाहेंगे। और हम एक यूनिटी से रहना चाहेंगे और प्रतिष्ठा से रहना चाहेंगे। टू डिफेंड द कंट्री एंड अदर एंड टू रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। यानी कि हम अपने इंडिया का प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। अब इंडिया की सेवा किस तरह करेंगे? उसको डेवलप करके करेंगे और दूसरों की भाईचारा बनाकर उनकी हेल्प करेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे, जिससे कि हम सॉवरेनिटी नेशन और एक अपने इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग डाइवर्सिटीज। यानी कि हमें आसपास में भाईचारा, ब्रदरहुड यानी भाईचारे से रहना चाहिए और प्रैक्टिस हर रिलीजन को सम्मान देना चाहिए, हर रिलीजन को सम्मान देना चाहिए। यानी कि बहुत सारी जो प्रथा होती है, बहुत सारे जो कार्य होते हैं, जिनके कारण जो महिला होती हैं, जो स्त्री होती है, उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से कि उस प्रथाओं को हटाकर हम वुमेन को एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान वाला लाइफ जीने दें।
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि बहुत सारे जो हेरिटेज होते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको हमें वैल्यू देना है, उनको उनको बचा कर रखना है। और कंपोजिट कल्चर यानी मिली जुली कल्चर, और जिसके कारण हमारे जो कल्चर है, जो बहुत सारे पुराने ज़माने के ताजमहल, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनके कारण बहुत सारे जो हमारे भाईचारा है, हमारा जो कल्चर है वो मिलजुल कर चलता आया है, तो उसको भी चलने देना चाहिए। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये भी हमारी ड्यूटी है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं कि वो आकर हमारे इन्वायरमेंट को बदले। अगर समाज बदलेगा तभी समाज का जो पर्यावरण है वो बदलेगा। तो उसके चलते हमें अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। प्रोटेक्ट करना है यानी ट्रीज़ को बचाना है, इम्प्रूव करना है यानी ट्रीज़ को वहाँ पर और भी लगाना है, और वाटर की भी सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए। एंड टू हैव कंपनसेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ये कंपनसेशन यानी कि दया भाव। कंपेसेशन यानी दया भाव, यानी कि जो लिविंग क्रिएचर्स है, जो चाहे छोटा सा फ्रॉग हो या फिर बड़े से बड़ा हाथी हो, सबके अंदर एक दिल होता है जो कि हमारे पास भी होता है। तो उसके खातिर हमें उनसे भी प्यार करना चाहिए, उनसे भी हमारा दया भाव की भावना रहनी चाहिए। यानी कि ऐसा उन्हें घिनौना ही समझना चाहिए, उन्हें मतलब कुछ ख़त्म कर देना, उनको वहाँ से गोली मार देना, मतलब ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारे साइंटिफिक्स हो रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग इन्वेंशन करते आए हैं, अलग अलग रॉकेट्स और जो मिसाइल्स है वो लॉन्च करते आए हैं, जिसके चलते इंडिया बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, और आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी हमारा ड्यूटीज़ है कि हम और भी एजुकेट हो और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हम साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसा कार्य करे जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच ना आए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस, एब्जर वायलेंस यानी कि एब्जर यानी त्याग करना, एब्जर यानी त्याग करना, वायलेंस यानी हिंसा, यानी कि हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा देश का प्रॉपर्टी है, उसको मतलब संभाल कर रखना, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें अहिंसा से नहीं बल्कि मतलब हिंसा से नहीं अहिंसा से हमें उन चीज़ों को हासिल करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो डैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स एंड ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। और इसी के चलते जो बहुत सारी चीज़ें हो रही, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, जब गवर्नमेंट हमको देगा, हम गवर्नमेंट को देंगे, तभी हमारे जो देश है उसका अचीवमेंट होगा। और भी बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगी, जिस तरह अमेरिका में देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका एक डेवलप स्टेट है और इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट है। अमेरिका एक डेवलप स्टेट है, उसमें सारी चीज़ देखने को मिलती है, और अगर हम चाहते हैं कि जो अमेरिका में देखने को मिल रहा है वो इंडिया में भी देखने को मिले, तो हमें ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बहुत सारे जो फॉलो करने पड़ते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट्स और गार्डियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वॉर बिटवीन ऑफ एज 6 and 14 ईयर्स। यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे मम्मी पापा जो बच्चों के होते हैं, उन्हें लगता है बच्चा पढ़ लिख के करेगा भी क्या, उन्हें क्या लगता है बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, जो मैं कर रहा हूँ वही इसे भी करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, पर ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि हमारी जो नेचर है, जो हमारी सोसाइटी में ऐसा मतलब पहले कैसा हुआ करता था, कोई किसी को काम नहीं दिया करता, मतलब लोहार का बेटा है कि लोहार ही बनेगा, एक
कुम्हार का बेटा एक कुम्हार ही बनेगा, ऐसा पहले हुआ करता था क्योंकि उस समय रिलीजियस का डिफरेंसेस रहता था। पर अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं होता और वहाँ पर हर किसी एक को कोई ना कोई काम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, वो जाकर एक साइंटिस्ट बन सकता है, वो जाकर एक इंजीनियर बन सकता है और वो जाकर एक डॉक्टर भी बन सकता है। इसलिए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, अक्सर लड़कों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और लड़कियों को कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां घर चली जाएंगी, पर दूसरों के घर जाने के बाद भी तो हमारा नाम रोशन करेंगी ना वो। इसलिए दोनों को भी पढ़ाना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा नहीं पढ़ाना तो कम से कम 6 साल से लेकर 14 साल तक तो पढ़ा दो। कुछ तो नॉलेज रहेगा उनके अंदर, कुछ तो रहेगा उनके अंदर नॉलेज की, ताकि वो अपने बच्चों को भी कुछ संस्कार दे सके। अ बॉय स्क्रिबलिंग ऑन अ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बॉय है जो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि पुराने ज़माने का कुछ एक किला है या फिर कोई जगह है जहाँ पर ये बच्चा कुछ लिख रहा है। तो क्या ये सही है? हमारे मॉन्यूमेंट्स को हमें प्रिजर्व नहीं करना है, उन्हें हमें बचा कर नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम, अब ये गलती किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है? नहीं, गलती बच्चों की है जो कि इस पर कुछ भी स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, कुछ भी स्क्रिबलिंग करें। तो इसके हिसाब से हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो ये एक इन्फ्रिंजमेंट है। अभी देखो यहाँ पर हैंगिंग लेमन एंड चिलीज, अभी जो ये सारी चीज़ें हैं पहले से चल बहुत, ये सबको लगता है कि नज़र लग जाएगा इसलिए ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी वाले देश में रहते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास माना जाता है। डैमेजिंग अ पब्लिक बस, अब एक पब्लिक बस है जो सरकार ने एक ड्राइवर को दिया चलाने के लिए, उसको पगार दे रहा है, उसको संभालने की जिम्मेदारी दी है, तो ऐसा क्या पब्लिक बस पे ऐसा सब हमला करना, कुछ पत्थर से फोड़ करना क्या अच्छी बात है? नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ है। अब यहाँ पर वुमेन एम्प्टिंग अ गार्बेज ऑन अ द स्ट्रीट, अबे रास्ते वहाँ पर दो कहीं कहीं पर रहता है, मतलब डब्बा बनाया रहता है फिर भी रास्ते पे फेंकते हैं, ये भी सही नहीं है। हमें जब डब्बा वहाँ पर रखा हुआ है फिर भी इधर उधर कचरा क्यों फेंकना, किसी को तकलीफ़ क्यों क्या है? अब यहाँ पर फेंक रहे हो, यहाँ से मच्छर उगेंगे, मच्छर आके बच्चों को काटेंगे, बच्चों को काटेंगे डेंगू होगा। क्या होगा? डेंगू, जिससे कि हमें ही तकलीफ़ होगी। और हम किनके ऊपर एग्ज़ाम लगाएंगे? सरकार के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे? सरकार के ऊपर, कि सरकार ने कचरे को उठाया क्यों नहीं। अब सरकार कचरे को कितना बटोरेगा जब आप लोग पूरे शहर में गंदगी कर रहे हैं? अगर आप उस कचरे को एक जगह पे रखोगे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। विच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट बीइंग फॉलोड इन द सिचुएशन, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिचुएशन में फॉलो नहीं किए गए हैं। अभी यहाँ पर कुछ डिस्कशंस हो रहा है, एक बॉय है और एक गर्ल है, उनके बीच में कुछ डिस्कशंस हो रहा है। अभी देखो क्या है, द रिवर इन अ विलेज डज नॉट लुक लाइक अ रिवर एट ऑल, यानी बच्ची का कहना है कि जो रिवर हमारे गांव में है वो रिवर जैसा दिखता ही नहीं। रिवर जैसा नहीं दिखता तो फिर कैसा दिखेगा? अब देखते हैं। वॉट एन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, अब रिवर में इतने सारे प्लास्टिक हैं कि उसमें रिवर दिख ही नहीं रहा है। इवन इफ़ एनी बॉडी टेल्स मी आई विल नेवर थ्रो एन एनी वेस्ट इन रिवर, अगर अब उसका कहना है कि मुझे कोई भी कहे कि यहाँ पर फेंको वहाँ पर फेंको तो मैं वहाँ पर नहीं फेंकूँगा, ऐसा ये बच्चा बोल रहा है। डैट इज़ ऑल राइट, पर एक बच्ची बोल रही है ये तो सही है, मतलब ये तो कम है, पर इससे भी ज़्यादा होता है साउंड पॉल्यूशन। क्या होता है? डिफेनिंग साउंड्स, यानी कि बहुत सारे जब ट्रैफिक जाम्स होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पर साउंड पॉल्यूशन भी ज़्यादा हुआ करता है। पीपल जस्ट नॉट सीम टू रियलाइज दिस थिंग्स वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, और ये अक्सर उस समय ज़्यादा होता है जब हम फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स यानी दिवाली में नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ये सारे पॉल्यूशन को हम देखते ही नहीं, खाली अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम होली खेल रहे हैं तो वहाँ पर पानी का वेस्टेज हो रहा है, जो कलर्स है वो शायद नेचुरल नहीं है, उसका भी सब वेस्टेज हो रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को हम
अगर कुछ भी फेस्टिवल मना रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसे रियलाइज़ भी नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में। वी शुड ऑल्सो बी इंसिस्टेंट ऑन आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो आसपास का पर्यावरण है उस वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे साफ़ सुथरा रखना, उस पर कम से कम चीज़ों का यूज़ करना। अगर गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज़ दी है तो ऐसा नहीं कि सारे फैसिलिटीज़ को ले ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हमें काम हो उतना ही लेना चाहिए। इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर कंट्री। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको मतलब वो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इट इज़ आवर ड्यूटी, नॉट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। लेट अस स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, लेट अस मेक अ फ्यू रिजोल्यूशन। यानी कि अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कुछ दर्शा रही है। लेट अस टेल्स अ गर्ल्स बॉय टू गो टू स्कूल। अब इनका जो एक लड़का है, एक लड़की है, इनका कहना है कि हम दूसरों बच्चों को भी कहेंगे कि वो स्कूल जाए, एजुकेशन को ग्रहण करे और अपने देश का नाम रोशन करे। ये भी अच्छा काम है। लेट अस यूज़ द डिफरेंट फैसिलिटीज़ इन आ स्कूल रिस्पॉन्सिबली। यानी कि स्कूल में वाटर की जो क्या होती है फैसिलिटीज़ होती है, और भी बहुत सारे खाने की फैसिलिटीज़ होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा नल को खोल कर चले आते हैं खानों को खाने के बाद। ऐसा पब्लिक स्कूल में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का रूल चलता रहता है, गवर्नमेंट का जो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा आया करती हैं, इसलिए वो पानी को खोल कर चले जाते हैं, खाने को आधा खाते आधा फेंकते हैं। तो उसको हम रिस्पॉन्सिबली, यानी कि जितना हमें उपयोग हो उतना ही लेना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है। लेट अस बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने कंट्री पर गर्व करना चाहिए, ये भी एक सही बात है। लेट अस पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। यानी कि बहुत सारे रिलीजन्स जो होते हैं वो हमारे फेस्टिवल उनसे नफ़रत करते हैं, हम उनके फेस्टिवल से नफ़रत करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको हमारे फेस्टिवल मनाने देना चाहिए, हम उनके फेस्टिवल मनाएंगे। ऐसा भाईचारे से रहेंगे तो और भी हमारे देश का नाम और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। ये भी एक अच्छी ही बात है। लेट अस सेलिब्रेट देम बाय अवॉइडिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। और हमको ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है, हमें पॉल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए कि हम अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फेस्टिवल के ध्यान में हम पूरा वाटर का पूरा टंकी खाली हो गया, जो पॉल्यूशन है वो पूरा गैस है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट अस यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रॉपरली एंड टेक गुड केयर ऑफ दिस सेम। यानी कि जिस तरह हम अपनी चीज़ों को कितना संभाल कर रखते हैं उसी तरह पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी एकदम प्रॉपरली टेक करना है, उसको मतलब उसका केयर रखना है। क्योंकि आज है पता नहीं कल रहेगा कि नहीं, लेट अस परफॉर्म ऑल द टास्क दैट वी हैव अंडरटेकन हॉनेस्टली ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। अभी आइए हम प्रण लेते हैं कि इन साइड जो हमने अभी अभी देखा इनके ऊपर हम अपना विचार अवश्य लागू करेंगे और इनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करेंगे। What do you think? Girls and boys between the ages of 6 and 14 have got a right to education। यानी कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको 6 से लेकर 14 साल के बीच में उसको राइट टू एजुकेशन का हक है। उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। All the girls and boys in this age group should be in school। और इस समय चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसे किसी काम करने वाली जगह पर नहीं बल्कि उन्हें स्कूल में रहना चाहिए। Yet many girls and boys are not able to go to school because of many reasons। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। उनके माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है, कुछ अनाथ हो जाते हैं, कुछ बेसहारा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी पढ़ाई रुक जाती है। दे हैव टू वर्क टू हेल्प देयर पेरेंट्स अर्न अ लिविंग फॉर द फैमिली। उन्हें अपने पेरेंट्स को कमा कर खिलाना पड़ता है। कुछ जो कहीं कहीं पर हम गरीबी देखते हैं, कहीं कहीं पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काम करवाया जाता है और उन्हें पढ़ाई की ओर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते वो। डू यू थिंक दैट इट इज़ अनफेयर टू सच चिल्ड्रेन
टू इंसिस्ट दैट दे गो टू स्कूल। अब आपको नहीं लगता कि इन सारे स्टूडेंट्स को ये सारे काम नहीं करवाना चाहिए? गवर्नमेंट को और भी कुछ फैसिलिटीज़ को लागू करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटीज़ पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि बच्चों को और भी अच्छे से एजुकेशन मिल सके। एट द बिगिनिंग ऑफ सिविक्स सेक्शन, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी कुछ यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट में कुछ है जो पूरे हमारे सिविक्स के चैप्टर के बारे में लिखा है। At the beginning of civics section, we got introduction to the goal and the characteristic features of the Indian Constitution। जब हम सिविक्स 7th की सिविक्स को स्टार्ट किया था तब हमने बहुत सारे फीचर्स उसके कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन इंट्रोडक्शन सब हमने देखा था। We also consider the rights of Indian citizen and legal protection guaranteed of to these rights by the Constitution। यानी कि ये भी पढ़ा कि बहुत सारे जो सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे गारंटीज है, प्रोटेक्शन मिली है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। वी अंडरस्टूड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। हमने ये भी पढ़ा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है एक सिटीजन के लिए, एक इंडियन सिटीजन के लिए। नेक्स्ट ईयर वी शॉल स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। अब अगले साल 8th में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्री है, जो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। फ़िलहाल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी जाकर देखिए, तभी आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। Thanks for watching video. Please follow, like and subscribe to our channel.